आयशा सलमान केस आज बेसो मुबाहिसा होना था। आज की तारीख थी। सलमान आज कोर्ट में गए। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ये केस किस रुख जा रहा है और कब इसका फैसला होगा और आज क्या कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बात करेंगे आज कुछ केसेस की, जिसमें सलमान और आयशा का केस भी है, रजब भट्ट का केस भी है, डकी का केस भी है, और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कार्डिंग की, फिशिंग की। जो टिकटॉक के ऊपर बोला जा रहा है जी पैसा वाइट हो रहा है या फिर उसके अंदर कार्डिंग इस्तेमाल हो रही है, ये सारा होता क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या वाकई कार्डिंग इस्तेमाल हो रही है या फिर ये एक सिर्फ इल्ज़ाम है, और कार्डिंग से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो अगर हम बात करें डकी की केस की, तो आपको पता ही हो कि डकी जो है वो इस टाइम पे जुडिशल रिमांड पे। अब पहले NCCIA ने डकी का रिमांड लिया, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद 22 दिन के बाद तकरीबन उसको जुडिशल हो जाता है। अब जुडिशल रिमांड यही होता है कि ये कुछ दिन 14 दिन कस्टडी में रहेगा, जेल के अंदर रहेगा, फिर उसके बाद इसकी बेल अप्लाई होगी। 14 दिन से पहले भी इसकी बेल हो सकती है, उसके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। जब डकी इस दफ़ा गया था तो उसके साथ बड़ा तगड़ा इस दफ़ा स्क्वाड था वकील का, मैं उसको स्क्वाड बोलूँगा, तकरीबन 29 वकला थे। और फिर वहाँ से आपने देख लिया कि कैसे डकी के लिए कुछ चीज़ें आसान होती जा रही हैं। दूसरी साइड पर अगर हम रजब भट्ट के केसेस की बात करें तो NCCIA ने अब नोटिस तो इशू कर दिए हैं कि रजब को आप पेश हो जाओ। रजब ने यह बात बोली है कि मैं पेश तो हो जाऊँगा, मेरे वकला बोलेंगे। तो मसला ये है कि अगर रजब पेश होता है तो इस केस के अलावा भी कुछ केसेस जो उस पर डाले गए हैं वो भी तो चल रहे हैं, फिर उसकी जान को भी ख़तरा है, उसके घर के ऊपर फायरिंग भी होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसकी वजह से रजब का पाकिस्तान आना नामुमकिन है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि जी इंटरपोल के ज़रिए हम उसको गिरफ़्तार करेंगे। अब कैसे गिरफ़्तार करेंगे? दुबई से तो आप कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन रजब के पास इस टाइम पे काफ़ी मुल्कों के वीज़े हैं, तो अगर रजब अड़ जाता है तो उसको गिरफ़्तार करना बहुत मुश्किल है। तो इंटरपोल के ज़रिए तो नहीं गिरफ़्तार करेंगे इसको। गिरफ़्तारी यही अगर किसी ने करनी है तो रजब को बुलाया जाएगा कि भाई आप आओ पाकिस्तान आके अपने केसेस फेस करो, लेकिन रजब भी अपनी कुछ ना कुछ गारंटी मांगेगा। अभी जिस स्टेज पे वो आ गया तो उसको गारंटी रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं आयशा सलमान केस की। अच्छा, अब ये केस चला गया हाई कोर्ट के अंदर, और जस्टिस मोहम्मद जवाद ज़फ़र साहब हैं जो इस केस को देख रहे हैं। और इस केस में अब मसला ये था कि सलमान की जान सिविल कोर्ट से छूट जानी थी, जो छोटी कोर्ट है, लेकिन छोटी कोर्ट इस केसेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उन्हें पता है हमने जो फैसला देना है इन्होंने हाई कोर्ट में जाना ही जाना है। अब हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। जज साहब आज भी कोशिश कर रहे थे कि मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन आज चूँकि मियां शफाक साहब भी मौजूद नहीं थे तो उन्होंने नेक्स्ट जो डे जो कमिंग मंडे आ रहा है, इस मंडे को दोबारा पेशी है। तो जो नेक्स्ट हेयरिंग है उस पर उम्मीद यही है कि इसका फ़ैसला आ जाएगा। अब फैसला किसके हक़ में आएगा, आयशा के या फिर सलमान के? एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो औरत कार्ड है ये बड़ा मजबूत कार्ड है। सामिया जहाँ भी अभी खेल रही हैं, वो लड़का तो उन्होंने गिरफ़्तार करवा चुकी है, इसी तरह आयशा खेल रही हैं। अब ये कार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है पाकिस्तान के अंदर। मैं अगर ये बोलूँ कि केस किसके फेवर में है, तो सलमान एक लड़का है और आपको पता है केस लड़के के अगेंस्ट ही होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि चूँकि सलमान के पास अभी तक जो एविडेंस हैं या उसके पास जो चीज़ें हैं अभी तक वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से सलमान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। अगर सलमान के पास चीज़ें स्ट्रॉन्ग ना होती या फिर आयशा के पास चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती तो अब तक सलमान की गिरफ़्तारी हो जाती। इस केस में किसी को गिरफ़्तार करवाना मसला नहीं है। ये केस इसलिए लंबा हो रहा है, गिरफ़्तारी सलमान की इसलिए नहीं हो रही कि सलमान के ख़िलाफ़ ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है, वरना अभी तक इसको गिरफ़्तार कर दिया जाता। लड़की के मामले में हमारी अदालतें बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और उस पर फौरी एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब क्या फ़ैसला आएगा मंडे को, ये तो जज साहब पर डिपेंड करता है। और 80% जो है वो लड़की के हक़ में होते हैं ऐसे केसेस, और 20% होते हैं लड़के के हक़ में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस कितना किसके फेवर में है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर सलमान के अगेंस्ट ज़रा से भी कोई चीज़ होती ना तो अभी तक इसको गिरफ़्तार कर दिया जाता, लेकिन चूँकि उस किस्म की चीज़ें नहीं हैं, आयशा के पास नहीं होगी। लेकिन देखते हैं हम मंडे को क्या होता है। आयशा के वकील भी बड़े तगड़े वकील हैं, मियां आसिफ साहब, वो भी बड़े तगड़े वकील हैं, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं जी पतलू साहब की तरफ। अब इस बात को समझिएगा कि टिकटॉक लाइव पे पैसा कैसे कमाया जाता है, कौन लोग गिफ्टिंग करते हैं, फिर कार्डिंग क्या होती है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। टिकटॉक लाइव की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक लाइव पे ना जब आप मैचेस खेलते हो, आप दो बंदों के दरमियान मैच होता है, जब आपका मैच चलता है उसके बाद आपको लोग स्कोर पड़ता है।
वैसे तो डबल टैप करते जाते हैं, स्कोर बढ़ता जाता है, लेकिन जब कोई बंदा आपको कोई गिफ्ट करता है तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो गिफ्ट कहाँ से आता है? वो परचेज़ किया जाता है अपने कार्ड से, अपने कार्ड से परचेज़ करते हैं। पहला इल्ज़ाम ये था टिकटॉक लाइव के ऊपर कि अपना जो काला पैसा है इसको ये वाइड करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, गिफ्टिंग कर देते हैं होस्ट को, और होस्ट क्या करते हैं, अपना थोड़े बहुत पैसे रख लेता है और उसके बाद बाकी पैसे उनको वापस कर देता है। यानी कि 1 करोड़ की अगर आपने गिफ्टिंग की है, 10 लाख होस्ट रखेगा, बाकी पैसे आपको वापस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उन लोगों का अंदाज़ा है कि जिन लोगों को टिकटॉक लाइव के बारे में नहीं पता। टिकटॉक लाइव 40-50% पैसे काट लेती है। यानी 1 करोड़ पे आप बेचते हो तो 50 लाख तो आपका वैसे ही चला गया है। फिर आप उसको भी दोगे, जो बंदा मैच खेल रहा है होस्ट को भी, तो फिर उसके बाद आपको पैसा क्या बचेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है कि टिकटॉक के ऊपर आप पैसा वाइड कर सको। हाँ, अब कार्डिंग का कहा जाता है जी, टिकटॉक के ऊपर कार्डिंग होती है। अब कार्डिंग होती क्या है? फिशिंग कार्डिंग। कार्डिंग ये होती है किसी और का कार्ड आपके हाथ लग गया है, डार्क वेब पर भी मिल जाता है, कॉल सेंटर हैं मुख्तलिफ बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से डेटा लेते हैं, कोई इंश्योरेंस का लालच दे के लेते हैं, वट एवर, जिस किसी तरह भी उनसे कार्ड ले लेते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब वो इंश्योरेंस का उनको लालच दें, कोई और लालच दें तरीके से। अब 100 बंदा कॉल सेंटर पे बैठा है, एक बंदा भी रात को अगर आपके आगे फंस गया तो समझे आपने 15-20 लाख रुपए निकाल लिए। अब होता क्या है जी, कार्डिंग के ज़रिए आप कार्ड लोगे, उसमें फिर आप कार्ड पुट करोगे अपनी टिकटॉक आईडी के अंदर। यानी आप कार्ड ख़रीदोगे, अपनी टिकटॉक आईडी के अंदर डालोगे, आप उससे आपने गिफ्ट ख़रीद लिया। अब वो गिफ्ट आपने अगले बंदे को मार दिया। आप जब गिफ्ट मारते हो तब तक पिछले बंदे को पता लग जाता है यार मेरे अकाउंट से तो पैसे गायब हो गए। फिर क्या होता है, वो बंदा कंप्लेन करता है और उसके बाद फिर चार्ज बैक होता है आपके अकाउंट से। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वही बात टिकटॉक तक चली जाएगी। दूसरा ये होता है, मैं अपने कार्ड से गिफ्ट खरीदूँ, गिफ्टिंग के बाद मैं टिकटॉक को बोल दूँ कि भाई यार ये तो मेरी आईडी नहीं थी और किसी और की आईडी थी और जी मेरा वो ले लिया, मेरे पैसे चोरी हो गए। टिकटॉक क्या करते हैं, आपको पैसे वापस कर लेता है, लेकिन आपकी आईडी नज़र में रखते हैं। दूसरी दफ़ा जब आप हरकत करते हो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो जिन लोगों ने करोड़ों के गिफ्ट किए हैं, 50 करोड़ के, 60 करोड़ के, 20 करोड़ के गिफ्टिंग की है, तो क्या उनकी आईडी नहीं बैन होगी? तो ये सरासर गलत बात है। टिकटॉक के अंदर कार्डिंग नहीं होती। कार्डिंग होगी तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी और ब्लैक मनी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि आधे पैसे टिकटॉक रख लेता है। और कार्डिंग का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। लेट्स सपोज आप अली बाबा से कुछ मंगा रहे हो, कुछ भी चाइना से मंगा रहे हो, थ्रू अली बाबा मंगा रहे हो। आप अली बाबा को अपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हो, फिर उसके बाद बोल देते हो बाद में कि यार ये सामान ख़राब था, क्योंकि अली बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने वेंडर की। या आप उससे डिस्प्यूट लगा देते हो कोई ना कोई, या फिर आप पैसे कहते हो जी ये तो मैंने दिए ही नहीं थे। किसी तरीके से आप कोई बहाना कर से उनसे पैसे वापस मंगा लेते हो, जी मुझे पैसे वापस चाहिए। अब अली बाबा क्या करता है, उस दफ़ा तो हो गया, नेक्स्ट टाइम वो आपको आपकी आईडी ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा मंगा के उससे चार्ज बैक आप नहीं ले सकते। तो ये 1-2 चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि टिकटॉक लाइव के बारे में। बाकी जो रेहान साहब हैं वो जो चैलेंज कर रहे हैं पतलू को, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपने पतलू को चैलेंज क्यों करना है? देखें, पतलू और आपका लेवल ही नहीं है। अगला दिन का अगर उसको 50 करोड़ गिफ्टिंग हो सकती है, इसका मतलब उसका लेवल है। आपने चैलेंज करना है तो हम जैसे गरीबों को करो, जो हमारा पॉडकास्ट का काम है। आप चैलेंज कर रहे हो टिकटॉक के होस्ट को, ठीक है? वो कोई पागल नहीं है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। दूसरा, आपको व्यूज़ चाहिए, उनको व्यूज़ नहीं चाहिए। पतलू को व्यूज़ नहीं चाहिए, व्यूज़ तो आपको चाहिए। अगर आपने पॉडकास्ट करना है तो आप पॉडकास्ट वाले बंदे को चैलेंज करो कि आओ मेरे साथ बैठो यार, पॉडकास्ट करो, मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ टिकटॉक के ऊपर बात करें, टिकटॉक लाइव के ऊपर मुझसे बात करें। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कार्डिंग हो रही है, कहाँ पे ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे पतलू ने कोई गलत काम किया वो भी मैं आपको बताऊँगा, सही काम किया मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन आप मानने वाले बने, आप मानते नहीं हो। पतलू ने अपनी गलती मानी है, उसने बड़ापन शो किया, वहाँ पे आपको मामलात ख़त्म करने चाहिए थे, लेकिन आपने वो मामलात नहीं ख़त्म किए। खैर, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।